दोस्तों नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक और डीप डाइव वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर भारतीय को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं एशिया के दो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश भारत और चीन के बारे में। ये दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक दूसरे के सबसे बड़े कंपेटिटर्स भी हैं। इनकी हिस्ट्री, इनकी इकोनॉमी और इनका कल्चर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कभी-कभी टकराव में भी रहता है। इसलिए इनकी मिलिट्री शक्ति को समझना आज के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे। हम एक गहरा एनालिटिकल कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि 2025 तक आने वाले कल में इन दोनों देशों की मिलिट्री शक्ति कहां खड़ी होगी। हम सिर्फ सैनिकों की गिनती नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पास क्या क्या हथियार हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी गौर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे इनकी सेना, इनकी हवाई ताकत, इनकी समुद्रिक बल और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर दिन नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हम उन्हीं डेवलपमेंट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हम नंबर्स, फैक्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस के जरिए भारत और चीन की मिलिट्री ताकत को परखेंगे। ये वीडियो किसी भी तरह से जंग को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आपको इन्फॉर्म करना, आपको अवेयर करना, ताकि आप समझ सकें कि हमारा देश अपनी सुरक्षा के लिए कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अल्टीमेट मिलिट्री कंपैरिजन 2049 के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, किसी भी देश की मिलिट्री की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होते हैं उसके सैनिक, द बूट्स ऑन द ग्राउंड। जब हम भारत और चीन की सेना को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके एक्टिव और रिजर्व पर्सनल को देखना होगा। अगर हम भारत की बात करें, तो 2025 तक हमारे पास लगभग 14,05,000 एक्टिव सैनिक हैं। ये वो सैनिक हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं, देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ी रिजर्व फोर्स भी है, जो लगभग 11,05,000 सैनिकों की है। ये रिजर्व फोर्स जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए बुलाई जा सकती है। अब अगर हम चीन की तरफ देखें, तो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से चीन के पास लगभग 20,03,000 एक्टिव सैनिक हैं, जो भारत से काफी ज्यादा है। लेकिन जब बात रिजर्व फोर्सेस की आती है, तो उनका नंबर लगभग 5,01,000 है, जो भारत से कम है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे भारत में सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो इस मामले में भारत चीन से काफी आगे है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस में से एक है, जो इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। दोस्तों, मिलिट्री को मेंटेन करना, मॉडर्नाइज करना और एक्सपैंड करना, ये सब एक चीज पर निर्भर करता है, पैसा, यानी कि डिफेंस बजट। ये एक ऐसी चीज है जो एक देश की मिलिट्री एम्बिशंस और कैपेबिलिटीज का साफ आईना होती है। अगर हम भारत के रक्षा बजट की बात करें, तो 2025 में यह लगभग 82 से 85 बिलियन यूएस डॉलर्स के बीच है। ये हमारी जीडीपी का करीब 2.4% हिस्सा है। ये पैसा सैनिकों की सैलरी, नए हथियारों की खरीद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। हमारा फोकस मेक इन इंडिया पर भी बढ़ रहा है, ताकि हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। लेकिन जब हम इस बजट को चीन के बजट से कंपेयर करते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। चीन का ऑफिशियल डिफेंस बजट 2025 में लगभग 225 से 230 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ये भारत के बजट से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि ये उनकी जीडीपी का सिर्फ 1.7% है, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि चीन का असली डिफेंस खर्च इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को नॉन डिफेंस बजट में छिपा देते हैं। इस मैसिव बजट की वजह से ही चीन अपनी मिलिट्री को तेजी से मॉडर्नाइज कर पा रहा है। दोस्तों, सैनिकों की गिनती के बाद जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है,
वो है जमीनी सेना के पास मौजूद हथियार और इक्विपमेंट, यानी कि टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी। ये चीजें ही किसी भी जमीनी लड़ाई का रुख पलट सकती हैं। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो 2025 तक हमारे पास 4200 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिसमें T-90 भीष्मा, T-72 और हमारा स्वदेशी अर्जुन टैंक शामिल है। इसके अलावा हमारे पास लगभग 1,48,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो सैनिकों को बैटलफील्ड तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। और आर्टिलरी यानी टॉप खाने के मामले में हमारे पास 9,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिसमें बोफोर्स, धनुष और M777 हाविट्जर्स जैसे पावरफुल सिस्टम्स हैं। अब इसके मुकाबले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स को देखते हैं। उनके पास टैंक्स की संख्या हमसे ज्यादा है, लगभग 6,800 से ज्यादा टैंक्स। इनमें उनके मॉडर्न टाइप 99 और टाइप 96 टैंक्स शामिल हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में वो हमसे थोड़ा पीछे हैं, लगभग 1,44,000 यूनिट्स के साथ। लेकिन आर्टिलरी में वो हमसे काफी आगे हैं। उनके पास 12,000 से ज्यादा आर्टिलरी यूनिट्स हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम्स भी शामिल हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चीन अपनी सेना के हर हिस्से को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। उनका जोर पुराने इक्विपमेंट को हटा करने और हाई टेक सिस्टम्स को शामिल करने पर है। दोस्तों, आज के दौर की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी लड़ी जाती है। जिस देश की एयरफोर्स ज्यादा ताकतवर होती है, यूज एक डिसाइसिव एडवांटेज मिलता है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स यानी IAF की बात करें तो 2025 तक हमारे पास 600 से 650 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक फॉर्मिडेबल फ्लीट है। इस फ्लीट की शान है हमारे Su-30 MKI, जो हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है। इनके साथ हैं फ्रांस से लिए गए स्टेट ऑफ द आर्ट रफाल जेट्स, जो अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपग्रेडेड मिराज 2000, MiG-29 और हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजास भी है, जो लगातार इंप्रूव हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब हम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी पीलाफ को देखते हैं तो उनके नंबर्स बहुत इंटिमिडेटिंग हैं। उनके पास 1,300 से लेकर 1,900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारी संख्या से दोगुने से भी ज्यादा है। उनके फ्लीट में J-10C, J-16 जैसे पावरफुल 4.5 जनरेशन फाइटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके पास J-20 माइटी ड्रैगन नाम का एक ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यह एयरक्राफ्ट दुश्मन के रेडर से बचकर उनके इलाके में घुस सकता है। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज चीन को देता है। दोस्तों, जमीन और आसमान के बाद अब बात करते हैं समुंदर की। एक विशाल कोस्ट लाइन और बढ़ते मैरिटाइम इंटरेस्ट्स के साथ भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी बहुत जरूरी है। इंडियन नेवी आज एक ब्लू वाटर नेवी बनने की राह पर है, यानी एक ऐसी नेवी जो अपने किनारों से दूर खुले समुद्र में भी ऑपरेट कर सके। 2025 तक इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और हमारा स्वदेशी INS विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी नेवी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 17 सबमरीन्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स और लगभग 139 पेट्रोल वेसल्स हैं, जो हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। अब आते हैं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान पर। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी नेवी को इतनी तेजी से एक्सपैंड किया है कि आज वो शिप्स की संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। 2025 में उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे 2 के मुकाबले 3। सबमरीन्स के मामले में वो हमसे बहुत आगे हैं। उनके पास लगभग 69 सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी शामिल हैं। उनके पास 38 डिस्ट्रॉयर्स, 39 फ्रिगेट्स और 100 से ज्यादा पेट्रोल शिप्स हैं। उनका फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी है। वो एडवांस डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, जिसका मकसद इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसका इस्तेमाल कोई देश नहीं करना चाहता, लेकिन हर ताकतवर देश अपने पास रखता है।
ये है परमाणु शक्ति या न्यूक्लियर वेपन्स। ये एक ऐसी डिटरेंट फोर्स है जो दुश्मन को किसी भी बड़े हमले से रोकती है। भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाए है, जिसका मतलब है कि हम कभी भी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2025 के अनुमान के अनुसार भारत के पास लगभग 107 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का स्टॉक पाइल है। इन वॉरहेड्स को डिलीवर करने के लिए हमारे पास पृथ्वी, अग्नि सीरीज की मिसाइल्स और फाइटर जेट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जमीन, हवा और समुंदर से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके मुकाबले चीन ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमसे बहुत पहले शुरू किया था और उनका स्टॉक पाइल हमसे काफी बड़ा है। 2025 तक चीन के पास करीब 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान है और सबसे चिंता की बात यह है कि वो अपने इस स्टॉक पाइल को बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। वो नए सिलोज बना रहे हैं, अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज बढ़ा रहे हैं और ऐसी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो उन्हें एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। उनका तेजी से हो रहा ये एक्सपेंशन पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न का विषय है। दोस्तों, 21वीं सदी की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये आज के नए बैटलफील्ड्स हैं। इस मामले में चीन ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। उनका पूरा फोकस अपनी मिलिट्री के फास्ट मैकेनाइजेशन, इन्फॉर्मेटाइजेशन और इंटेलिजेंटाइजेशन पर है। यानी वो ऐसी सेना बना रहे हैं जो तेजी से मूव कर सके, जिसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो और जो एआई का इस्तेमाल कर सके। वो साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को तबाह कर सकती हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है, लेकिन हमारा अप्रोच थोड़ा अलग है। हम अपनी यूनिक चैलेंजेस के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हमारा एक बड़ा फोकस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर है। सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर लड़ने का हमारा अनुभव अनमोल है और हम उसी के हिसाब से इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इंडिजिनस डेवलपमेंट पर बहुत जोर दे रहे हैं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और अर्जुन टैंक इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। हम भी साइबर और स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में चीन को कैचअप करने के लिए हमें अभी लंबा सफर तय करना है। दोस्तों, सभी नंबर्स और टेक्नोलॉजी के बाद आखिरी सवाल यह आता है कि जरूरत पड़ने पर कौन कितना तैयार है। रेडीनेस सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि ट्रेनिंग, मोराले और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पर भी डिपेंड करती है। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका टेरेन। हिमालयस की ऊंची और कठिन पहाड़ियां एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह काम करती हैं, जहां हमले करना बहुत मुश्किल है। हमारे सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का जो अनुभव है वो दुनिया में किसी और सेना के पास नहीं है। इसके अलावा इंडियन ओशन में हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमें मलाक्का स्ट्रेट जैसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल देती है, जहां से चीन का ज्यादातर तेल और सामान गुजारता है। दूसरी तरफ चीन की रेडीनेस का फोकस अलग है। उनका जोर अपनी नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करके अपने बॉर्डर्स से दूर पावर प्रोजेक्ट करने पर है। वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर मिलिट्री बेसिस तैयार कर रहे हैं। वो जिबूटी, अफ्रीका में अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस बना चुके हैं। उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के तहत भारत को समुद्री मार्ग से घेरने का प्लान भी किसी से छिपा नहीं है। उनकी सेना वेल इक्विप्ड है, लेकिन उनके सैनिकों के पास पिछले कई दशकों से कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि इंडियन आर्मी लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और बॉर्डर स्कर्मिशेस में एक्टिव रहती है, जो उन्हें बैटल हार्डन्ड बनाता है। तो दोस्तों, इस पूरे डीप डाइव के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर हम सिर्फ नंबर्स और ऑन पेपर टेक्नोलॉजी को देखें तो चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। उनका डिफेंस बजट, उनकी सेना का साइज, उनकी एयरफोर्स में कम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या और उनकी नेवी का विशाल आकार, ये सब उन्हें एक फॉर्मिडेबल पावर बनाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी, खासकर स्टेल्थ, साइबर और स्पेस वॉरफेयर में वो आगे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, युद्ध सिर्फ नंबर से नहीं जीते जाते। भारत के पास अपनी अलग ताकतें हैं,
जो इस मुकाबल को बराबरी का बनाती है। हमारी मिलिट्री का मोराले, हमारे सैनिकों का जज्बा और उनका कठिन परिस्थितियों में लड़ने का अनुभव, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा जियोग्राफिकल टेरेन एडवांटेज, हमारी विशल रिजर्व फोर्स और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट में हमारी महारत, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी युद्ध सिर्फ नंबर्स, टेक्नोलॉजी या बजट पर निर्भर नहीं करता। ये स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, पॉलिटिकल विल और सैनिकों के मोटिवेशन पर भी निर्भर करता है। एक डिफेंसिव वॉर में भारत अपनी जमीन पर एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन साबित होगा, जिसे हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो ये था 2025 के हिसाब से भारत और चीन का एक डिटेल्ड मिलिट्री कंपैरिजन। दोनों देश अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर हैं और हर एक की अपनी खासियत और अपनी कमजोरी है। आशा है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी बड़े पैमाने पर युद्ध की नौबत न आए और समस्याओं का समाधान शांति और बातचीत से हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।